स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड राजस्थान के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मेवाड़ का किसान आंदोलन, मतलब बिजौलिया में जो किसान आंदोलन हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजौलिया का पंवार कुल का जागीरदार मेवाड़ के प्रथम श्रेणी सरदारों में उसकी गिनती होती थी और बिजौलिया की जो जागीर थी उसका लगभग 100 वर्ग मील क्षेत्र तक उसका विस्तार था। यहाँ पर बिजौलिया में जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे और उन्होंने जातीय पंचायत बनाकर अपनी एकता स्थापित की थी। और इन किसानों का जो आंदोलन का कारण था वो था कि बिजौलिया के जागीरदार जो थे वो किसानों पर बहुत भारी कर लगा रहे थे और इन करों के अलावा लागत और बेगार भी उनसे वसूल करते थे। तो ये इन कारणों से किसानों के मन में असंतोष था और वो इसके लिए न्याय की मांग कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि प्रारंभ में स्थिति इतनी खराब नहीं थी। 1894 से पहले जब वहां के जागीरदार गोविंद दास थे, उनके समय में किसानों को जागीरदार से कोई विशेष शिकायत नहीं थी। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजौलिया में जो किसान रह रहे थे वो बूंदी, कोटा और ग्वालियर क्षेत्रों से यहाँ आकर बस गए थे और यहाँ पर अपना खेती का कार्य कर रहे थे। तो जब गोविंद दास की मृत्यु हो गई और 1894 में किशन सिंह जागीरदार बने, उनके समय में कृषकों पर अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में चला जाता था। इसके अलावा भी उन्हें कृषकों को, जागीरदार को बेगार और अन्य लगान देनी पड़ती थी, लागतें देनी पड़ती थी, जिसके कारण उनके लिए अपनी आजीविका के लिए बहुत सूख बचता था, बहुत थोड़ा बचता था। इसी बीच 1897 में गंगाराम धाकड़ के पिता का निधन हो गया और उनका जो मौसर था, मतलब मृत्यु भोज जो किया गया, उसमें काफी लोग सम्मिलित हुए। तब इन लोगों ने निर्णय किया कि हम अपने में से 2 व्यक्तियों को एक नेता के रूप में चुन लें जो कि किसानों की समस्याओं के बारे में महाराणा को, उदयपुर के महाराणा को अवगत कराएं या किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेतृत्व ग्रहण करवाएं जो कि हमारी समस्याओं के विषय में जागरूक हो। अतः नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को उन्होंने अपना नेता चुना और ये बिजौलिया के साधु सीताराम दास से मिले और उनके सामने अपनी समस्याओं का उन्होंने बात कही। तब उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग अपना शिकायती पत्र लेकर उदयपुर के महाराणा से मिलिए। वो वहां पर उदयपुर गए, लेकिन काफी लंबे समय तक, कई महीने वहां रहने के पश्चात भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो अपना शिकायती पत्र दीवान को देकर वापस आ गए। दीवान साहब ने जब महाराणा के सामने ये पत्र रखा तो उन्होंने जागीरदारों से जो बातचीत करी और उन जो लागतें उन पर लगाई जाती थी कृषकों पर, उन्हें कुछ कम करने के लिए कहा। लेकिन जो जागीरदार थे उन्होंने कुछ कृषकों को अपनी ओर तोड़ लिया और बहुत मामूली रियायतें ही दी, जिससे कि किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। इसी बीच 1906 में किशन सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह जागीरदार बने। पृथ्वी सिंह जब जागीरदार बने तो उन्हें उत्तराधिकार शुल्क के रूप में काफी धन देना पड़ा था। अतः उन्होंने किसानों पर तलवार बंधाई और तलवार लाग नाम से कई कर लगा दिए, जिसके कारण कृषक जो कि पहले से ही लागतों की वजह से दुखी थे वो और अधिक परेशान हो गए। ऐसे समय में 1913 में सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने पुनः कृषकों का नेतृत्व संभाला। और क्योंकि बीच में एक बार किसान जब उनकी मांगों पर थोड़ा विचार किया जाने लगा था तो उनकी का जो आंदोलन था वो थोड़ा हल्का पड़ गया था। अब
इन्होंने सीताराम दास जो थे उन्होंने कृषकों से कहा कि 1 साल के लिए बिजौलिया में कोई भी किसान खेती नहीं करेगा, अपनी जमीनों को खाली छोड़ देगा और किसान अपने भरण पोषण लालन पालन के लिए ग्वालियर और कोटा आदि क्षेत्रों में चले गए। अब स्थिति अकाल की हो गई और जिसका परिणाम जागीरदारों को अब लगान नहीं मिल रहा था। उन्हें बहुत कसमसाहट होने लगी, बहुत बेचैनी होने लगी और वो किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और 1914 में केसरी सिंह जो थे वो गद्दी पर जागीरदार के रूप में बैठे, लेकिन वो क्योंकि अल्पवयस्क थे तो जागीर का शासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नाम कर दिया गया, वो उनके पास चला गया। तब किसानों ने केसरी सिंह की माता के सामने अपनी समस्याओं को रखा और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कराएंगी और कुछ उन्हें सुविधाएं प्रदान करेंगी। लेकिन इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और प्रथम विश्व युद्ध के कारण युद्ध में धन की जो आवश्यकता थी तो उसका भार जो था वो जागीरदारों पर भी आया और उनसे युद्ध के लिए शुल्क वसूल करने की जब बात आई तो उन्होंने युद्ध कोष में धन जमा करने के लिए जब उनसे कहा गया तो उन्होंने ये अपना उत्तरदायित्व या अपना भार एक तरह से किसानों पर डाल दिया और ये कहा कि आप लोग युद्ध कोष में धन दें। तो किसान जो पहले से ही इतने परेशान थे उनके लिए और अधिक आर्थिक कठिनाइयों का समय आ गया। इसी बीच 1915 में कृषकों को विजय सिंह पथिक का नेतृत्व प्राप्त हुआ। ये एक विख्यात अपने समय के विख्यात क्रांतिकारी थे। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, लेकिन ये छद्म नाम से विजय सिंह के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने मेवाड़ में आने के पश्चात जब ये सीताराम दास के साथ इनका मिलन हुआ तो उन्होंने विजय सिंह पथिक से किसान आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने की बात कही, जिसके लिए विजय सिंह तैयार हो गए। अब उन्होंने इनसे कहा कि आप लोग युद्ध कोष जो है उसमें धन जमा नहीं करेंगे। परिणाम ये हुआ और विजय सिंह पथिक के साथ अन्य भी कई लोग, माणिकलाल वर्मा, इसके अलावा सीताराम दास, भंवरलाल सुनार और प्रेमचंद भी जो थे, उन्होंने भी किसान पंचायत के सहयोग से जागीरदारों को प्रार्थना पत्र दिए और उसके प्रत्युत्तर में महाराणा ने किसान नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। किसानों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ने लगे, उनके परिवारों को परेशान किया जाने लगा, उनके घरों में लूटपाट की जाने लगी, स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। लेकिन किसान सब कुछ सहन करके आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत थे और वो अपनी जायज मांगों के लिए जागीरदार पर निरंतर दबाव बनाना चाहते थे। अब 1919 में पथिक और किसान पंचायत के प्रभाव से उदयपुर के जो महाराणा थे उन्होंने एक जांच आयोग नियुक्त किया और जांच आयोग ने जब स्थिति का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे वास्तव में जायज हैं और उन्हें जो उनके ऊपर इतनी लागतें लगाई गई हैं उससे उन्हें उनमें कमी की जानी चाहिए और किसानों को बेगार को भी खत्म करने के लिए उन्होंने सिफारिश की। ऐसा लगने लगा कि अब किसानों की समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात महाराणा ने इन बातों पर भी कोई विचार नहीं किया। इसी बीच मेवाड़ ठिकाने के द्वारा पीवल भूमि के लगान में वृद्धि कर दी गई। अब पीवल भूमि जो सिंचित भूमि थी उसके लगान में वृद्धि कर देने से विजय सिंह पथिक ने किसानों से ये कहा कि आप लोग बारानी भूमि पर खेती करें, लेकिन ठिकानेदार जो थे उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप एक अन्य आदेश निकाल दिया कि चाहे बारानी भूमि पर खेती हो और चाहे पीवल भूमि पर, उन्हें दोनों का लगान देना पड़ेगा।
जिसका परिणाम ये हुआ कि किसानों की स्थिति और बिगड़ गई। और इसी बीच जो विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने कानपुर के एक समाचार पत्र प्रताप में वो किसानों की समस्याओं के बारे में समाचार प्रकाशित करने लगे, जिससे कि जब वो समाचार प्रकाशित हुए तो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं का भी नैतिक समर्थन जो था तब इन किसानों को प्राप्त होने लगा। इस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आने लगा और विवश होकर महाराणा ने पुनः जांच आयोग नियुक्त किया, लेकिन वो जो आयोग नियुक्त किया गया उसका भी परिणाम जो था वो कोई सकारात्मक नहीं था। इसी बीच धीरे धीरे ये जो किसान आंदोलन का प्रभाव था ये मेवाड़ की जागीरों से आसपास की अन्य जागीरों में भी फैलने लगा। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उन्हें लगने लगा कि 1917 की जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है उसका भी इस पर फर्क पड़ सकता है, तो उन्होंने एक बार पुनः किसानों के साथ वार्ता करने और दूसरी ओर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। तब विजय सिंह पथिक, साधुराम आदि नेता जो थे वो नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से मिले और उन्होंने अपनी बात रखी। तो अब ये जो बिजौलिया का मेवाड़ का किसान आंदोलन था ये धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया और किसानों को लगने लगा कि अब उनके पक्ष में कोई सकारात्मक प्रयास सरकार द्वारा या उदयपुर के महाराणा द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसी बीच असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया और जो अंग्रेज थे उनकी जो दृष्टि थी अब उनके लिए ये एक बड़ी समस्या हो गई कि किस प्रकार किसान आंदोलन वो किस प्रकार इस असहयोग आंदोलन से निपटा जाए। उनका सारा ध्यान इस ओर चला गया और उनके लिए एक नई परेशानी उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में 1921 के बाद उन्होंने राजस्थान के एजीजी हॉलैंड और ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस को बिजौलिया भेजा और उन्होंने जागीरदारों व राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता की। लेकिन 1922 में उनमें के मध्य एक समझौता भी हो गया। समझौते के अनुसार किसानों की मांगें स्वीकार कर ली गई, लेकिन जैसे ही ये असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो एजीजी हॉलैंड जो थे वो अपनी पूर्व की जो उन्होंने समझौता किया था उन मांगों से अलग हो गए और उन पे पुनः नई लागतें किसानों पर लगा दी। साथ ही साथ एक अन्य चीज जो सामने आई वो ये कि 1923 से 26 का जो समय था वो किसानों के लिए काफी संकट का समय था, क्योंकि इसी बीच बेगू के किसान आंदोलन के समर्थन के कारण विजय सिंह पथिक को कारावास में डाल दिया गया। लगभग 3.5 वर्ष के कारावास में डाल दिया गया और ऐसी स्थिति में अब किसानों को ये लगने लगा कि उनका जो आंदोलन है वो नेतृत्वहीन हो गया। हालांकि माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी जो थे उन्होंने किसानों का पूर्ण समर्थन किया और पंचायत में उन्होंने जो उनकी जाति पंचायत थी उसमें उन्होंने किसानों से कहा कि आप बारानी क्षेत्रों को छोड़ देने पर विचार विमर्श हुआ। कारण क्या था इसका? क्योंकि अब जागीरदारों ने पीवल भूमि पर तो कर कुछ कम कर दिया था और बारानी भूमि पर बढ़ा दिया था, तो उन्होंने कहा कि आप बारानी भूमि को जोतिए मत, जिसका परिणाम ये होगा कि जागीरदार जो है उन्हें आर्थिक नुकसान होगा और परिणाम स्वरूप उन्हें किसानों की मांगे माननी पड़ेंगी। लेकिन किसान जागीरदार जो थे उन्होंने नए किसानों से वार्ता करके बारानी भूमि जो किसानों ने छोड़ दी थी, जो समर्पित कर दी थी, उसे नए किसानों को बेचना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उनके लिए एक बार पुनः नई समस्या पैदा हो गई। इसी बीच जो माणिकलाल वर्मा और ये रामनारायण चौधरी थे, इनका विजय सिंह पथिक से भी थोड़ा मनमुटाव हो गया नीतिगत मामलों पर और अब
जो था ये राजस्थान वाला किसानों का जो एक संयुक्त प्रयास ये जो कर रहे थे, ऐसा लगने लगा कि उसमें कहीं कुछ कमी आ गई। लेकिन इसी बीच सेठ जमनालाल बजाज और 1929 में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में किसान आंदोलन को बल मिला। उन्होंने विजय सिंह पथिक के और इन लोगों के पश्चात नेतृत्व को संभाला और बिजौलिया के किसानों को अपना समर्थन प्रदान किया। अब किसानों ने अपनी समर्पित भूमि वापस लेने के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिए, और क्योंकि विजय सिंह पथिक ने कहा था कि हम लोगों को जो जागीरदारों का या जो ब्रिटिशर्स का विरोध करना है, उसमें हमें अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग करना होगा। अतः वे अपनी किसान जो थे वे अपनी बारानी भूमि पर हल चलाने के लिए एकत्र हो गए। जब जागीरदारों को और उदयपुर के राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस, सेना, जागीरदार और जो नए किसान थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने किसानों पर एकदम हमला कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 200 किसानों को बंदी बना लिया गया। अब गांधी जी ने जो किसानों पर जुल्म हो रहे थे उसके लिए महामना मदन मोहन मालवीय को पत्र लिखा और उनसे कहा कि अब आप उदयपुर के राणा और दीवान के साथ को पत्र लिखकर इस समस्त समस्या से उन्हें अवगत कराएं और किसानों की समस्या को हल कराने का प्रयास करें। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज और उदयपुर के महाराणा के मध्य समझौता हुआ और उन्होंने ये कहा कि ये जो बारानी भूमि है वो किसानों को वापस कर दी जाएगी। तो जमनालाल बजाज को ये लगा कि वो अपने प्रयास में सफल हो गए हैं, लेकिन महाराणा ने कुछ समय पश्चात वो अपनी बात से मुकर गए और उन्हें किसी प्रकार की बारानी भूमि किसानों को वापस नहीं करी गई, जिससे किसानों का जो आक्रोश था एक बार वो पुनः बढ़ गया। और साथ ही जब माणिकलाल वर्मा मेवाड़ गए दीवान से मिलने तो उन्हें बंदी बना लिया गया और न केवल बंदी बनाया गया बल्कि उनको मेवाड़ राज्य से निर्वासित भी कर दिया गया, जिसका परिणाम अब और भी अधिक किसानों पर पड़ा। 1938 में एक मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। तो सरकार ने जब इस प्रजामंडल का गठन किया गया तो उसे अवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यदि किसान भी इसका समर्थन कर देंगे तो ये जो समस्या है किसानों की ये और भी अधिक विकट हो जाएगी। लेकिन किसान पंचायत जो थी जातीय पंचायत, उसने इस प्रजामंडल का समर्थन नहीं किया, जिससे कि अंग्रेजों को और उदयपुर के महाराणा को थोड़ा राहत महसूस हुई और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1941 में मेवाड़ के दीवान ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह को बिजौलिया भेजकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। और इस समय ये जो समय था 1941 का, इस समय किसानों की समस्याओं को उन्होंने सुना और उनकी समर्पित भूमि जो थी वो उन्हें पुनः वापस कर दी गई और किसान जो थे उन्होंने उन्हें ये आश्वासन दिया कि अब वो अपना आंदोलन जो है वो समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिजौलिया में ये जो कृषक आंदोलन चला, इसमें यद्यपि किसानों को अत्यधिक कष्टों का, उनके परिवारों को, उनकी स्त्रियों को बहुत सी यातना और कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे संगठित होकर अपने प्रयासों में लगे रहे, जिसका परिणाम ये था कि राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना जागृत करने में बिजौलिया आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था हमारा बिजौलिया में किसान आंदोलन। इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।